जय हिंद दोस्तों। आज हम संविधान का भाग 2 पढ़ाएंगे। कल आप लोगों को भाग 1 डिटेल से पढ़ाया था। उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं, सभी को डिटेल से समझाया था। जिसने भी वो वीडियो ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख लें। एक क्रम से भाग 1, भाग 2, भाग 3 लगातार पढ़ते जाएंगे, सारी चीजें एक बार में क्लियर होती जाएंगी। तो कल जो भाग 1 पढ़ाया था उसका रिवीजन करा देते हैं। तो भाग 1 उसका नाम क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या बताया था? भारत राज्यों का एक संघ है। संघ मतलब यूनियन, इसका मतलब भी समझाया था। तो आपने जिसने भी ना देखा हो तो वीडियो में देखकर समझ लेना। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बताया था भारतीय क्षेत्र के बाहर का कोई देश या राज्य या कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत होगा? अनुच्छेद 2 के तहत। एग्जाम्पल में सिक्किम राज्य बताया था, वो इसी प्रकार से शामिल हुआ था। और ये शामिल कौन करता है? तो संसद, याद रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में बताया था, अनुच्छेद 2 और 3 लगभग समान है। एक भारतीय क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों को करता है और एक भारतीय क्षेत्र के अंदर। तीसरा अनुच्छेद क्या करेगा? भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी राज्य का नाम बदलना हो, कोई नया राज्य बनाना हो। एग्जाम्पल में हमने बताए थे झारखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, तेलंगाना राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये किस अनुच्छेद के तहत सब तोड़े गए? अनुच्छेद 3 के तहत। किस राज्य से कौन अलग हुआ ये सब पार्ट 1 में बता दिया है, तो आप लोग देख लेना। तो अनुच्छेद 3 हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 को समझिए। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन होंगे वो अनुच्छेद 4 में बताया गया है साधारण बहुमत से होंगे। साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है? 50% प्लस 1। अगर 500 सदस्य हैं तो 251 सदस्य। ये हो गया साधारण बहुमत। संसद में साधारण बहुमत से बिल पास हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। क्योंकि जब जैसे सिक्किम को मिलाया गया या किसी राज्य को नया राज्य बनाया जा रहा है तो राष्ट्रपति को पहले ही सूचना दे दी जाती है। तो बाद में राष्ट्रपति ना तो रोक सकता है, ना ही अपने वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो ये कल 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद याद हो गए होंगे। आज हम आप लोगों को भाग 2 पढ़ाने वाले हैं और उसमें क्या है? नागरिकता। इसी में हम आप लोगों को नागरिकता अधिनियम 1955 भी पढ़ाएंगे। उसमें 5 प्रकार से नागरिकता बताई गई है। 5 प्रकार से ली जा सकती है और 3 प्रकार से आपकी समाप्त की भी जा सकती है। तो देखिए पहले भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप। इसमें भाग 2 में आते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक। ऊपर देखिए अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 2 में कहां से कहां तक अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसके बाद अब 5 से लेकर 11 तक एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर नागरिकता अधिनियम 1955 को डिटेल से समझाएंगे। तो देखिए अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के
प्रारंभ में नागरिकता। संविधान का प्रारंभ मतलब 26 जनवरी 1950। याद रहेगा, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब 26 जनवरी 1950। अब इसमें 3 पॉइंट, इनमें से कोई भी एक अगर फॉलो हो रहा है तो वो भारत का नागरिक है। तो ए नंबर में उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म। बी नंबर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता। थर्ड ऑप्शन सी, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ऐसा नहीं कि इन तीनों में से उसका जन्म भारत में हुआ हो तब भी भारत का नागरिक, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तब भी भारत का नागरिक, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो तब भी वो भारत का नागरिक। ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 5। अब ध्यान दीजिए अनुच्छेद 6। अगर किसी को ना समझ में आए तो दोबारा बैक करके वीडियो को देखिए, गारंटी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया है? पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिलेगी? अनुच्छेद 6 के तहत। ध्यान देना है, डेट क्या है? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गया है उसे तुरंत नागरिकता दे दी जाएगी, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है से 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो 6 महीने परमिट में रहना होगा। मतलब एक परमिट अधिकारी वहां बना देगा। जब आप पाकिस्तान से भारत में आएंगे तो उसमें आप 6 महीने उसमें रहेंगे, उसके बाद फिर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। याद रखना है 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गया है पाकिस्तान से भारत, उसे नागरिकता तुरंत दे दी जाएगी, और जो 19 जुलाई 1948 के बाद आया है उसे 6 महीने बाद मिलेगी। याद रखना है, ये अनुच्छेद 6। अब देखिए अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में कहा गया है भारत से पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान गए लोगों को वापस भारत आने पर नागरिकता। ये डेट क्या है? ध्यान देंगे 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद जो पाकिस्तान गया हो फिर वापस आ जाए। 1 मार्च 1947 के बाद
जो व्यक्ति पाकिस्तान गया हो फिर वापस लौट आता है तो उसके लिए 6 महीने उसे रजिस्ट्रेशन में रहना होगा, उसके बाद नागरिकता दी जाएगी। तो 6 महीने रजिस्ट्रेशन में रहना होगा, उसके बाद नागरिकता दे दी जाएगी। याद रहेगा। अनुच्छेद 7 में क्या कहा गया? भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया उसके बाद, और कब, कौन सी डेट, 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति गया और फिर वापस लौट आता है तो उसे 6 महीने रजिस्ट्रेशन में रहना होगा, उसके बाद उसे नागरिकता दे दी जाएगी। जो ये अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 7 ये उसी समय के लिए थे, अब इनका कोई भी यूज नहीं है। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं फिर भी आपको अनुच्छेद याद होना चाहिए कौन से अनुच्छेद में क्या था। इसके बाद ध्यान दीजिए अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है? वो भारतीय जिनके बच्चे विदेश में रह रहे हो, मतलब उनके माता पिता तो भारतीय हैं लेकिन बच्चा विदेश में है, तो उनको अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता मिली हुई है। इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? ध्यान देना है। अनुच्छेद 9 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 9 में बताया गया है अगर कोई भारतीय किसी भी देश की, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उस भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसकी भारतीय नागरिकता नहीं रहेगी। याद रहेगा, अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त हो जाएगी। और भी कई तरह से समाप्त होती है, आगे बताएंगे। तो ये अनुच्छेद 9 याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है। कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण करेगा, भारत की नागरिकता खो देगा। इसके बाद अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में याद रखना है आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 आपको गारंटी देता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी अगर कोई आप देश विरोधी गतिविधि नहीं करते हैं, कोई ऐसा काम ना करें जो भारत की संसद के खिलाफ काम, संसद ने या संविधान ने रोका हो, उस काम को आप कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता जा सकती है। अन्यथा आपको अनुच्छेद 10 गारंटी देता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी। इसके बाद अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता पर कानून संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 में यह बताया गया कि नागरिकता पर आगे समय समय पर जो कानून बदलाव होंगे वो संसद करेगी। तो जल्दी से याद करिए। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसके बाद अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। इसके बाद अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों को, और वो डेट क्या रखी है? 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति पाकिस्तान गया फिर वो वापस लौट आया तो उसके लिए नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं, उनका बच्चा
विदेश में ही हुआ, वहीं पर रह रहा है, तो उसको भी भारतीय नागरिकता मिलेगी। इसके बाद अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अगर आप विदेश की नागरिकता किसी भी देश की ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता आपकी बनी रहेगी, मतलब नागरिकता की गारंटी देता है। बस आप संसद या संविधान जिस चीज को रोक रखा है उस चीज को ना करें, तो आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद अनुच्छेद 11, नागरिकता पर कानून संसद बनाएगी। अगर मंत्रालय पूछा जाए, बहुत महत्वपूर्ण है, अगर पूछा जाए नागरिकता पर कानून कौन सा मंत्रालय बनाता है, तो गृह मंत्रालय। बहुत महत्वपूर्ण है, गृह मंत्रालय, याद रहेगा, लिख लेना। ऐसे पॉइंट एक शॉर्ट नोट्स सामने कॉपी रखा करो, तुरंत लिख लिया करो। ऐसी चीजें इसी प्रकार से याद हो पाती हैं। तो आपको 1 से 4 तक कल अनुच्छेद याद कराए थे, 5 से 11 तक याद हो गए होंगे। अब हम आप लोगों को नागरिकता अधिनियम 1955 में बताते हैं 5 प्रकार से नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वो किस प्रकार से है, समझिए ध्यान से। नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, उसमें 5 प्रकार से नागरिकता भारत में ली जा सकती है, वो बताया गया है। तो सभी लोग ध्यान देंगे। नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें आप लोगों को 5 प्रकार से नागरिकता बताई गई है। पहले, जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर नागरिकता, ध्यान देना है। इसमें कहा गया था किसी को भी भारतीय क्षेत्र के अंदर किसी का भी जन्म हो जाए वो भारत का नागरिक माना जाएगा। किसी का भी, इस प्रकार से याद रहेगा, एक एक बताते हैं। 5 प्रकार से नागरिकता का प्रावधान है। पहला प्रकार देखिए, जन्म के आधार पर नागरिकता। और किसी को भी, मतलब कोई भी विदेशी महिला अगर घूमने आ रही है, किसी भी प्रकार से आ रही है, अगर भारतीय क्षेत्र के अंदर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ये एक प्रकार से बहुत ही जल्दबाजी में गलत कानून बन गया था। तो इसमें पहली बार संशोधन, क्वेश्चन पूछा जाता है नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब किया गया, तो आंसर होगा 1986 में। याद रखना है, पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। पहली बार संशोधन 1986 में किया गया। और इसमें क्या कहा गया, पहले क्या था, जन्म के आधार पर नागरिकता किसी का भी, मतलब किसी का भी जन्म भारतीय क्षेत्र में हो जाए वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। फिर इसमें पहली बार संशोधन 1986 में हुआ। उसमें कहा गया कि माता पिता में से एक का भारतीय होना जरूरी है। पहले क्या था, कोई इसके वो नहीं थी कि कहीं से भी, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं से भी कोई महिला घूमने आए या टूरिस्ट पे अगर यहाँ पर उसकी डिलीवरी हो जाती है तो वो बच्चा भारतीय हो जाता था। तो पहली बार इसमें सुधार 1986 में किया गया और कहा गया माता पिता में से एक भारतीय होना जरूरी है। तो इसमें से कुछ कम हुआ क्योंकि बाहर से जो पाकिस्तान ज्यादातर आतंकवाद फैला रहा था, उसमें इस वजह से ज्यादा बल मिल रहा था।
क्योंकि कहा गया था जन्म के आधार पर नागरिकता और किसी को भी, क्योंकि उसे पाकिस्तान आना कोई बड़ी बात नहीं थी, तो वहां से आतंकवाद बहुत तेजी से फैल रहा था। तो लगभग सन 2001 में संसद पर हमला हुआ, मुंबई धमाका, ये सब उसी की वजह थी, क्योंकि किसी का भी बच्चा भारतीय क्षेत्र में जन्म ले ले वो भारत का हो जाता था। तो पाकिस्तान से ये मिसयूज बहुत करते थे। तो पहला संशोधन होने के बाद काफी सुधार हुआ कि कम से कम एक भारतीय होगा तो इसमें कुछ कमी आएगी। फिर इसके बाद दूसरा संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 में, दूसरा संशोधन 1992 में हुआ। इसको बाद में बताएंगे, पहले तीसरा संशोधन देख लो, वो इससे जुड़ा है। तीसरा संशोधन 2003 में फिर किया गया, क्योंकि फिर भी अभी पाकिस्तानी नहीं मान रहे थे। पता चला जम्मू कश्मीर की महिला हो गई, पाकिस्तान का पुरुष, अब वो वहां पर आना वो कोई बड़ी बात नहीं थी। धमका कर, पैसे का लालच देकर किसी भी प्रकार से शादी कर लेते थे और उनका सिर्फ काम था आतंक फैलाना। वो कोई यहाँ पत्नी धर्म या पति धर्म निभाने नहीं आते थे। इतना तो उन्हें पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में शादी किए हुए भी यहाँ टेम्परेरी कर लेते थे भारत को बर्बाद करने के लिए। तो 2003 में फिर से संशोधन किया गया। इसमें कहा गया अब जो भी महिला पुरुष हैं उनकी वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब वैध दस्तावेज होना आवश्यक है। तो जब ये बात निकल के आ गई तब जाके काफी कंट्रोल हुआ, क्योंकि इससे पहले महिला पुरुष में से एक कह दिया था, फिर भी पुरुष फर्जी तरीके से या महिला विदेशी या पाकिस्तान की या किसी अन्य देश की फर्जी वाला चल रहा था। फिर इसके बाद 2003 में जब वैध दस्तावेज की बात आई तब जाके इसमें काफी हद तक लगभग कंट्रोल हो गया। ये चीज हो गई। ये हो गया पहले किस प्रकार से ले सकते हैं आप। दूसरा देखिए, वंश के आधार पर नागरिकता। ये तो थी जन्म के आधार पर नागरिकता। इसके बाद देखिए वंश के आधार पर नागरिकता 5 प्रकार से ली जा सकती है। पहली बताई जन्म के आधार पर, दूसरी वंश के आधार पर नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, तो ध्यान देना है। और इसमें पिता की गणना वंश के आधार पर नागरिकता में, जो वंश की गणना होगी वो पिता के आधार पर, वंश की गणना पिता के आधार पर होगी। तो ऐसी महिलाएं जो विदेश में शादी करती हैं तो उनका बच्चा तो किसी भी प्रकार से भारतीय नहीं बन पाएगा, क्योंकि गणना किस आधार पे हो रही है, पिता के आधार पर। तो इस प्रकार से, तो जैसे एग्जाम्पल में सानिया मिर्जा हुई, इन्होंने पाकिस्तान में शादी की है, इस हिसाब से उनके बच्चे को तो भारतीय नागरिकता मिल ही ना पाती। लेकिन उससे पहले ही लगभग 1989-90 में महिलाओं ने केस कर दिया कि बच्चा महिला का भी तो होता है, तो इसमें पिता को प्रायोरिटी कैसे दी गई है। तो फिर 1992 में, याद रखना है, नागरिकता अधिनियम 1955 में दूसरी बार 1992 में किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि अब जो वंश की गणना है माता पिता दोनों के आधार पर होगी। तो याद रहेगा 1992 में संशोधन किया गया कि जो वंश की गणना पिता के आधार पर होती थी अब माता पिता दोनों के आधार पर होगी। तो अब जो जैसे सानिया मिर्जा का लड़का है तो वो चाहे तो भारत की नागरिकता ले सकता है, चाहे तो पाकिस्तान की नागरिकता। भारत में ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान की भी ले लो या भारत की भी ले लो, या भारत की ले लो अमेरिका की ले लो। अगर भारत की लिए हो तो बाहरी कोई नहीं ले सकते हो, अगर कोई आपने बाहरी ली तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब तीसरा प्रकार देखिए, 2 प्रकार की हो गई। तीसरा प्रकार है पंजीकरण।
रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण। रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता किस प्रकार से मिलेगी? अगर कोई भी विदेशी नागरिक भारत में आया, नौकरी करने मान लो आया, नौकरी मिली उसे भारत में, तो नौकरी करने आया, यहाँ पर वो नौकरी करता रहा, लगभग 7 साल हो गए या 10 साल हो गए, जितने भी 7 साल से ऊपर, तो उसने सोचा कि भारत तो बहुत अच्छी जगह है, हम यहीं क्यों ना सेटल हो जाएं। तो अगर वो नौकरी कर रहा है या 7 वर्षों से अधिक नौकरी कर रहा है और 7 वर्षों से अधिक भारत में रह लिया है, तो वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और नौकरी कर रहा है या भारत घूमने आया था, तो यहाँ आकर उसने शादी कर ली, ध्यान देना, शादी कर ली, प्लस 7 वर्ष 7 साल से अधिक भारत में रुका हुआ है, मतलब 7 साल से भारत में रह रहा है, उसने शादी कर ली है, तो इस हिसाब से भी वो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने बस शादी कर ली और 7 साल हो गए तो वो जाके सीधा नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। फिर वो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकता है, फिर वो गृह मंत्रालय तय करेगा कि इस व्यक्ति को नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। इसके बाद चौथा नंबर देखिए, 3 हो गए पंजीकरण, इसके बाद चौथा देखिए देशीकरण के द्वारा नागरिकता। चौथा है देशीकरण। देशीकरण नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा। देशीकरण में समझिए, अगर कोई व्यक्ति कला या विज्ञान के क्षेत्र में काफी विख्यात है, मतलब जाना माना चेहरा है, जैसे अपने देश के विराट कोहली हो गए, इस प्रकार के, और फिल्म से जुड़े देख लीजिए तो अमिताभ बच्चन, इस प्रकार के लोग अगर कोई विदेश से आता है तो वो समझिए कला या विज्ञान के क्षेत्र में जाना माना चेहरा होना चाहिए। दूसरा नंबर है संविधान में मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन 10 वर्ष प्लस, मतलब 10 वर्षों से अधिक समय से भारत में रह रहा हो तो उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि कला या विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम है उसका, एक भाषा अच्छी आनी चाहिए, 10 वर्षों से अधिक रह रहा हो और किसी भी देश विरोधी गतिविधि में न सम्मिलित रहा हो, तब जाके उसे देशीकरण के द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल में समझिए, पाकिस्तानी गायकार हैं, पाकिस्तानी गायकार अदनान सामी, ये 10 वर्षों से गायकार हैं, ध्यान दीजिए, गायकार हैं तो ये किस में आएंगे? कला के क्षेत्र में आएंगे। 10 वर्षों से अधिक से रह रहे हैं, हिंदी इनकी बहुत अच्छी है, तो एक भाषा भी आती है जो संविधान से रिलेटेड है, तो ये सब चीजें हैं, तब इन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई है। तो समझ में आ गया होगा, 4 प्रकार की हो गई। आखिरी देखिए, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में क्या है, आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा, पार्ट 1 में बताया था अर्जित भूमि के बारे में। देखिए 5वीं प्रकार सी है अर्जित भूमि। अर्जित भूमि में क्या बताया गया है? अर्जित भूमि में कहा गया है भारतीय क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र, या कोई देश हो या कोई राज्य हो या पर्टिकुलर कोई क्षेत्र हो, भारत में शामिल होना चाहता है या भारत उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, सैनिक हस्तक्षेप से या किसी और प्रकार से, या वही देश या राज्य अपने भारत में मिलना चाहता है, तो वो
अर्जित भूमि में आएगा, याद रहेगा। एग्जाम्पल में हमने सिक्किम बताया था, मैप में भी समझाया था। सिक्किम राज्य, सिक्किम को इसी प्रकार से भारत में मिलाया गया था। कब? 16 मई 1975 बताया था हमने। 36वां संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया। कौन से नंबर का? तो 22वें नंबर का राज्य। तो याद रहेगा 5 प्रकार से नागरिकता, ये तो हमने चीजें बता दी थी। इसमें नागरिकता कैसे मिलेगी समझिए। जैसे सिक्किम राज्य को भारत में मिलाया गया तो सिक्किम के भूभाग में जितने भी लोग थे वो जैसे ही भारत में शामिल हुए तो वो स्वतः ही उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। अब ऐसा नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे गृह मंत्रालय के लिए कि हमें नागरिकता दो। जैसे ही वो भारतीय क्षेत्र में शामिल हुए उनको स्वतः ही वो भारतीय हो गए, उन्हें अलग से नागरिकता देने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, ये तो हो गई 5 प्रकार से नागरिकता। इसके बाद 5 प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब वो 3 प्रकार से समझिए। आपकी नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। ध्यान दीजिए। पहला नंबर त्याग। अगर आप स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपने भारत की नागरिकता त्याग दी है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, बर्खास्त कर दिया जाए। ध्यान देना, बर्खास्त कैसे किया जाएगा? आप पागल हो गए हैं, ठीक है, या आप देश विरोधी काम कर रहे हो तो आपकी नागरिकता बर्खास्त की जा सकती है। इसके बाद तीसरा नंबर है वंचित कर देना। समझिए वंचित कैसे होगी? अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक देश के बाहर है, मतलब 7 वर्षों के बीच में वो कभी भी ना आया हो। दूसरी बात, पहला तो हो गया 7 वर्षों तक भारत देश ना लौटा हो। दूसरा, अगर कोई विदेशी व्यक्ति गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करना चाहता हो और वो पता चल जाए तो उसे भी वंचित कर दिया जाएगा। तो ये 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आप लोग ध्यान रखें, नागरिकता समाप्त होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा। नागरिकता समाप्त होने में देखो, आप कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ना कोई वोट डाल सकते हैं, बड़े बड़े पदों पे नहीं पहुंच सकते हैं। सीधी सी बात, आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? सिर्फ मजदूरी। और संविधान ने जीने का अधिकार दिया ही है तो आप जी सकते हैं, भारत में भी रह सकते हैं। नागरिकता समाप्त होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको देश से निकाल दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नागरिकता 5 प्रकार से ली जाती है, वो एक बार और जल्दी से रिवाइज कर लें। पहला प्रकार है जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। चौथा, देशीकरण के द्वारा नागरिकता। पांचवा, अर्जित भूमि के द्वारा नागरिकता। अब आप लोगों को अगर कुछ भूल रहे हो तो दोबारा बैक करके वीडियो देखिए, गारंटी से आपको याद हो जाएगा। अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आज ये यहीं समाप्त होता है।
अगर आप लोगों को कुछ सुझाव देने हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। धन्यवाद।